sharing with you whiteboard. या जस्ट आई वांट टू टेल यू कि जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में, उस क्लास में जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दैट इज एप्सिलॉन एंड एचिटोफिल। एप्सिलॉन एंड एचिटोफिल, ACHITOPHEL, एप्सिलॉन एंड एचिटोफिल। ये जो एप्सिलॉन एंड एचिटोफिल है, इट पब्लिश्ड इन 1681। नंबर वन पॉइंट, when you go epsilon and H what type of question will become and what you have to remember. Number one point, you have to remember that ki it's a political allegory. It's a political allegory. Number two, an allegory is a type of narration with secondary meaning. व्हाट डिड आई से कि एप्सलम एंड एचिटोफिल जो है वो एक जो है क्या है 1681 में वो आई हुई है। मैंने आपको बताया कि इट्स अ पॉलिटिकल एलिग्री, यह पॉलिटिकल एलिग्री है। और यह जो पॉलिटिकल एलिग्री है, एन एलिग्री इज अ टाइप ऑफ नरेशन, यह एक तरह का नरेशन होता है विद सेकेंडरी मीनिंग। हियर आई वुड लाइक टू जस्ट हाईलाइट कि सबसे पहला दिस पार्टिकुलर डेट। सेकेंड थिंग कि यह किसका एग्जाम्पल है, पॉलिटिकल एलिग्री का एग्जाम्पल है। एलिगरी क्या होती है, यह एक तरह की कहानी इसमें दिखाई जाती है, लेकिन वह जो कहानी होगी उसमें एक सेकेंडरी मीनिंग होगी, एक दूसरी मीनिंग भी चलेगी। तीसरा चीज जो है, जो आपको ध्यान में रखना, थर्ड पॉइंट कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, यह जो पॉलिटिकल एलिगरी है, यह किससे रिलेटेड है, ये जो है किंग चार्ल्स सेकेंड का जो पॉलिटिकल इशू था उसको लेकर के लिखा गया है। तो रिमेंबर दैट कि इट्स रिलेटेड टू व्हाट, इट्स रिलेटेड टू किंग चार्ल्स सेकेंड का जो पॉलिटिकल इशू है, या जो उनका पॉलिटिकल मुद्दा था, या उसको लेकर के लिखा गया है। जस्ट आई वांट टू राइट डाउन हियर, इट इज इट इज रिलेटेड टू किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स सेकेंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। यू विल कम टू नो कि इसमें जो बताया गया है किंग चार्ल्स सेकेंड जो थे, तो इट इज रिलेटेड टू किंग चार्ल्स सेकेंड पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, उनकी रिजीम में जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुआ है उसको लेकर के बात की गई है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। नाउ आई वांट टू टेल यू द फोर्थ पॉइंट। इट इज रिटेन इन, इट इज रिटेन इन heroic couplet, it is written in heroic couplet, या हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि द पार्टिकुलर थिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। किसमें लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि क्या था। पांचवा पॉइंट, इट टॉक्स अबाउट, इट टॉक्स अबाउट इट टॉक्स अबाउट एब्सोलम, एन इलिजिटिमेट
an illegitimate son of King Charles II. Charles II, full stop. He has been addressed as Duke of Monmouth. ड्यूक ऑफ मरमस। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज रिलेटेड टू हुम, इट इज रिलेटेड टू किंग चार्ल्स सेकंड के कोर्ट का जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है उसको लेकर के इसमें बात की गई है। इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, किसमें लिखा गया है? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, इट टॉक्स अबाउट, किसके बारे में? इट टॉक्स अबाउट एप्सॉलम। आपने टाइटल ही देखा होगा, लिखा गया है एप्सॉलम एंड एचिटोफेल। तो यह किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट एप्सॉलम एन इलिजिटिमेट सन, इलिजिटिमेट सन ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स सेकेंड को। और उसमें जो है, जो किंग चार्ल्स सेकेंड थे, उसमें उनका जो मींस किंग चार्ल्स सेकेंड का जो इलिजिटिमेट सन है, ही मींस यहाँ पे एप्सॉलम के लिए आया हुआ है। ही हैज बीन एड्रेस्ड ड्यूक ऑफ मनमथ। उसका असली जो पद था वो क्या था? ड्यूक ऑफ मनमथ। ड्यूक आप जानते ही एक पोस्ट है मनमथ जगह का। तो उसको जो है, लेकिन चूंकि पोयम जो है एलिगोरिकल फॉर्म में है, इसलिए वहां पे उसको कैरेक्टर एप्सॉलम के रूप में लिया गया। और एप्सॉलम जो कैरेक्टर है वह कहाँ का कैरेक्टर है? एप्सॉलम इज अ कैरेक्टर ऑफ बाइबल, बाइबल का। और वो जो है किसका इलिजिटिमेशन था? किंग डेविड के। तो यहाँ पे दो स्टोरी चल रही है। एक स्टोरी तो किंग चार्ल्स सेकेंड के कोर्ट की है, और दूसरी स्टोरी जो है, जो पोयट ने बताया हुआ है, वह किससे रिलेटेड है? बाइबल से लिया गया है। तो उस बाइबल की स्टोरी को को रिलेट किया गया है। किससे को रिलेट किया गया है? किंग चार्ल्स सेकंड में के समय में जो भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो प्रॉब्लम आई थी, उसको लेकर के वहां पे को रिलेट किया गया है। सो व्हाट डिड आई टेल यू? आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस पार्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक दैट इज द परहैप्स सिक्स्थ पॉइंट। यू विल कम टू नो कि एचिटोफेल, ACHITOPHEL, एचिटोफेल कामा करके अर्ल ऑफ सेप्टेसबरी, अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी, SHAFTESBURY, अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी was the minister in the court of King Charles II. किंग चार्ल्स सेकेंड, किंग चार्ल्स सेकेंड के दरबार में एक मिनिस्टर थे जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था एचिटोफेल। लेकिन उसका सही पद क्या था? अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी। अर्ल भी एक क्या होते? गवर्नर टाइप के, शेफ्टेसबरी जगह का। लेकिन जो अर्ल ऑफ सेप्टेसबरी है यह रियल कैरेक्टर है। अर्ल ऑफ सेप्टेसबरी की जगह बाइबल से दूसरा कैरेक्टर लिया गया, जो कौन है? एचिटोफेल है। तो एचिटोफेल को रिलेट किया गया, किससे को रिलेट किया गया है? अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी से वहां पे को रिलेट किया गया। तो अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी वाज द मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड। ही प्रोवोक्ड एप्सॉलम, एप्सॉलम टू गेट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने एब्सॉलम को जो है प्रोवोक किया कि वो जो है इंग्लैंड का थ्रोन वो करे। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स सेकेंड की जब शादी कैथरीन ब्रागैंजा के साथ हुई, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, तो शादी के कई वर्षों तक जो है क्या हुआ था कि उनको कोई बेबी नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम आई कि हु विल बी द सक्सेसर, कौन सक्सेसर होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। तो इस प्रॉब्लम को
सॉल्व करने के लिए कई नाम लिए जाते हैं, जेम्स का नाम लिया जाता है और तमाम चीजें, लेकिन जो उनके मिनिस्टर्स थे दे वर नॉट हैप्पी। क्यों हैप्पी नहीं थे? क्योंकि पूरे कोर्ट में दो विचारधारा थी, एक तो टोरी की थी, दूसरा विक की थी, और एक कैथोलिक थे, दूसरा प्रोटेस्टेंट थे। तो उन लोगों ने बाकायदा जो है क्या किया कि पॉपिस प्लाट तैयार किया। पॉपिस प्लाट एक ऐसा प्लाट था जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि इंग्लैंड जो है दोबारा फ्रांस का गुलाम बन जाएगा, क्योंकि अभी किंग चार्ल्स सेकंड फ्रांस से वापस आए हुए हैं और उन्होंने फ्रांस से जो ट्रीटी की है उसके अकॉर्डिंग इंग्लैंड को गुलाम बनाने की तैयारी में है। तो तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी, तमाम तरह की चीजें जो है वहां पे क्या किया गया, वो किया गया। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ही प्रोवोक्ड, ही का मतलब शेफ्टेस बरी ने किसको प्रोवोक किया? शेफ्टेस बरी ने प्रोवोक किया शेफ्टेस बरी जो मिनिस्टर थे, कहाँ पे? ही वॉज मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स सेकेंड, और उन्होंने अच्छा खासा प्रोवोक किया एब्सलम को टू गेट द थ्रोन। क्योंकि मैंने बताया क्या था कि देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ सक्सेसरशिप, कि हु विल बी द न्यू सक्सेसर आफ्टर किंग चार्ल्स सेकेंड के जाने के बाद। बिकॉज चार्ल्स सेकेंड हैड नो इशू, इवन ही मैरिड कैथरीन ब्रागैंजा जो पुर्तगीज राजकुमारी थी, और उसमें ये रहता था कि जो उनका अपना उस राजकुमारी से उत्पन्न संतान ही जो है क्या होगा, वारिस होगा। बाकी तो राजा के बहुत सारे इलिजिटिमेट रिलेशनशिप थे, उसकी वजह से उनके बहुत सारे बच्चे हुए, लेकिन वो जो है ब्लड रिलेशनशिप नहीं माना गया, और उनको ये कहा गया कि यू डोंट हैव राइट टू गेट द थ्रोन। तो ऐसी कंडीशन में जब उनको कोई इशू नहीं हुआ और एब्सालम उनका एक इलिजिटिमेट सन था, तो उस एब्सालम को क्या किया गया, भड़काया गया। किसके द्वारा भड़काया गया? एचिटॉफिल के द्वारा। और एचिटॉफिल कौन है? अर्ल ऑफ शेप्टिस भरी ने उसको प्रोवोक किया कि आप आप उनके भलभी से कैथरीन ब्रागंजा से आपका आपने आपको जो है क्या किया है कि कैथरीन ब्रागंजा आपकी माँ नहीं है, लेकिन आप उनके किसी न किसी रूप में आप उनके ब्लड है, उनके बेटे हैं। तो एक रिवोल्ट होता है, बाद में उस रिवोल्ट को दबा दिया जाता है, और ड्यूक ऑफ मनमत या जिसको हम एब्सालम कहते हैं उनको एक तरह से कैद कर लिया जाता है, लेकिन माफ कर दिया जाता है। इसलिए माफ कर दिया जाता है, कई अवसरों पर उन्होंने राजा की जान बचाई थी। तो ये जो पॉलिटिकल हमड्रम था, जो एक पॉलिटिकल अप एंड डाउन था, जो एक कॉन्स्पिरेसी थी, उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर बात होती है, उन सारी चीजों को लेकर के यहाँ पर रखा गया है कि कैसे आप चीजों को समझना है या कैसे वो चीजें रही है। तो व्हाट डिड आई टेल यू? आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट एब्सालम, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट एचिटोफेल, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट चार्ल्स सेकेंड, कैथरीन ब्रागैंजा, उनका इलिजिटिमेट सन, कोई इशू ना होना, और एक इंपॉर्टेंट चीज है पॉपिश प्लॉट। इसमें एक प्लॉट का नाम मैं यहाँ लिखना चाहूंगा, दैट इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट, आई थिंक दैट विल बी द सिक्स्थ सेवेंथ पॉइंट। जो पॉपिस प्लॉट है दैट इज इंपॉर्टेंट। में ये हुआ कि पी POPISH पॉपिस प्लॉट। पॉपिस प्लॉट में a plot was made to divert the mind of English people, to divert the mind of English people. A plot was made to divert the mind of English people, to divert the mind of English people। और वो जो था वो क्या था कि a plot was made to divert the mind of English people। और यह जो डाइवर्ट था, टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ इंग्लिश पीपल, इसके पीछे केवल एक रीजन था कि मेन मुद्दे से भटकाया जाए। सो यू विल कम टू नो कि अ प्लॉट वाज मेड टू डाइवर्ट द माइंड ऑफ इंग्लिश पीपल, एंड एंड इट वाज said England will England will be a slave country, a slave country of France।
यह चीज तैयार किया गया। तो अगर कभी कोई आपसे पूछता है वेदर इन इंटरव्यू वेदर यू गो एनी वेयर इफ द पीपल से कि डू यू फाइंड पॉपिश प्लॉट या व्हाट डू यू मीन बाय पॉपिश प्लॉट, तो रिमेम्बर दैट कि इट वाज अ प्लॉट, अ फॉल्स स्टोरी, एक झूठी कहानी बताई गई। और वह कौन सी झूठी कहानी बताई गई कि इंग्लैंड विल बी अ स्लेव कंट्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस का वह गुलाम बन जाएगा। अगर अभी आपको याद होगा 1649 ईस्वी में कैसे इंग्लिश पीपल ने अपने राजा की हत्या कर दी थी। तो जो लोग राजा के खिलाफ थे उन्होंने सोचा कि किसी भी तरह से दोबारा इंग्लिश पीपल के माइंड को डाइवर्ट किया जाए, राजा के खिलाफ उनको भड़काया जाए। तमाम तरह के षड्यंत्र उसमें बनाए गए। उसी में से एक षड्यंत्र यह तैयार किया गया, इंग्लैंड या यूके, सही से वहां पे वर्ड यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, और जो यूनाइटेड किंगडम है ये तीन राष्ट्रों के लिए आता है, इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो ये बताया गया कि यूके विल बी व्हाट, यूके विल बी अ स्लेव कंट्री ऑफ फ्रांस या इन द हैंड ऑफ फ्रांस, क्योंकि अभी राजा अभी ही वापस आए हुए फ्रांस से। और इस तरह की तो एक झूठा प्लाट तैयार किया गया, केवल किसका, एक ऑब्जेक्टिव यही था कि टू डिफेम किंग, जो किंग है उनको जो है डिफेम किया जाए, और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि किंग इज अ ट्रेटर, राजा विश्वासघाती हैं। दोबारा राजा के खिलाफ वहां की प्रजा, वहां की जनता खड़ी हो जाए और वैसे ही उनको एसैसिनेट कर दे या गद्दी से हटा दे, जैसे जो है चार्ल्स फर्स्ट के साथ हुआ था। तो एक चीज, ये चीजें रही है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, दैट इज द एट्थ पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपिस प्लॉट was टू डिफेम किंग, टू डिफेम किंग, किंग को डिफेम करना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपिस प्लॉट वॉज टू डिफेम किंग, हमें किसी भी तरह से किंग को डिफेम करना, यह एक ऑब्जेक्टिव था। टू डिफेम किंग एंड टू प्रोवोक इंग्लिश पीपल, ENGLISH, इंग्लिश पीपल अगेंस्ट किंग। एक पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा कि जो ऑब्जेक्टिव रहा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपिस प्लॉट वाज व्हाट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपिस प्लॉट वाज टू डिफेम किंग, किसी भी तरह से राजा को डिफेम किया जाए, एंड टू प्रोवोक इंग्लिश पीपल, और राज्य के लोगों को भड़काया जाए किसके खिलाफ, अगेंस्ट किंग। दूसरा एक और ऑब्जेक्टिव इसका ये हो सकता है कि टू प्रेजेंट किंग एज ट्रेटर। तो ये मैं मान ले रहा हूं, ये पहला था, और इसी में मैं एक दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं, टू प्रेजेंट किंग एज अ ट्रेटर, TRAITOR, विश्वासघाती के रूप में प्रेजेंट करना किंग को। इतना कंफर्म हो गया। और एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो कुछ लिखा गया है, ये किंग के सजेशन पर लिखा गया। जितना भी चीजें इसमें बताया गया है, मैंने पहले ही बताया था कि उनको एक ऑफिशियल पोएट का दर्जा 1668 ईस्वी में दिया गया था जॉन ड्राइडेन को। और ऑफिशियल जो है यह नॉमिनेशन था, किंग टुक इंटरेस्ट एंड किंग ऑप्टेड हिम एज हिज लाउरिएट पोएट, एज एन ऑफिशियल पोएट, एंड ऑन द एडवाइस ऑफ द किंग ही रोट दिस। ये जो एब्सलम एंड एचिटोफेल है, यह किंग के एडवाइस पर लिखा गया है। दूसरा चीज, एक और जो चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सो ये एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जहाँ पे आप देखेंगे, एंड आई थिंक कि हम सारे लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस तरह से ये चीजें आई है। नेक्स्ट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर, जो एक और मैं पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट, आई थिंक कि नाइन्थ पॉइंट, मैंने जो टर्म यूज किया है, टोरी एंड विग।
टोरी एंड विग। व्हेन आई टॉक अबाउट दिस टोरी और विग, तो जो टोरी और जो विग थे, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो टोरी थे, टोरी दे वर अगेंस्ट द किंग। जो टोरी थे, टोरी का मतलब कि नॉट द सपोर्टर ऑफ द किंग, बट दे वर अगेंस्ट द किंग। टोरी वर अगेंस्ट द किंग, AGAINST, अगेंस्ट द किंग। विग जो है वो कौन है? विग जो होते थे, इनको विग क्यों कहा जाता है? वो राउंड हेड कैप यूज करते थे, विग। तो ये विग इसीलिए जो, और वे क्या थे? विग वर द सपोर्टर ऑफ द किंग। विग वर द सपोर्टर ऑफ द किंग, सपोर्टर ऑफ द किंग। तो यू गॉट व्हाट? यू गॉट टोरी, यू गॉट विग। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी आपको जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पता है कि हाँ, वो क्रिश्चियनिटी का दो हिस्सा है, उसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। और जिक्र करने के पीछे एक रीजन यही था कि अभी जो सोसाइटी थी 1660 ईस्वी से पहले जो इंग्लैंड था, वो प्यूरिटन एज था। और प्यूरिटन एज में ज्यादातर आप देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट का अपना एक उनका अपना डोमिनेंट सिचुएशन में वे लोग थे। और यहाँ पे दोबारा कैथोलिक का अपना टर्निंग पॉइंट आता है, तो यू विल कम टू नो ये सब चीजें रही है, तो उनका भी जिक्र किया गया। तो आई होप दैट यू विल गेट दिस 9 पॉइंट्स, और इन 9 पॉइंट्स आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे इसमें एलिग्री है या कैसे सेकेंडरी मीनिंग है। तो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द बिब्लिकल एलिग्री। BIBLICAL, बिब्लिकल एलिग्री। इसके साथ दो चीजें जुड़ी हुई है, एक तो यह बिब्लिकल एलिग्री है, दूसरा यह पॉलिटिकल एलिग्री है। पॉलिटिकल एलिग्री इसलिए है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वह पॉलिटिक्स से लिया गया, इसलिए यह पॉलिटिकल एलिग्री है। अगेन जस्ट आई वांट टू टेल यू कि सब्जेक्ट मैटर हैज बीन टेकन फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मतलब किंग चार्ल्स सेकंड के कोर्ट से, इसलिए यह पॉलिटिकल एलिग्री है। बिब्लिकल एलिग्री इसलिए है कि इसमें जो है क्या किया गया है कि इसका सब्जेक्ट कुछ चीजें बाइबल से ली गई है। तो जो बिब्लिकल एलिग्री है उसको कैसे आप समझेंगे कि कैसे लिया गया है? जैसे एक मैं टेबल बना दे रहा हूँ, तो वो एक टेबल ये है कि जो ये पूरी कहानी है, पूरी कहानी किसकी है? किंग चार्ल्स सेकेंड। तो यहाँ पे डायरेक्ट किंग चार्ल्स सेकंड का नाम नहीं लिया गया, बल्कि किंग चार्ल्स सेकंड का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर किसने प्रेजेंट किया है? किंग डेविड ने। आप ये समझिए, पूरी पोयम आप पढ़ डालेंगे लेकिन पूरी पोयम में यू विल नॉट फाइंड किंग चार्ल्स सेकंड। इंस्टेड ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड यू विल सी whom, इंस्टेड ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड यू विल फाइंड किंग डेविड। चीजें क्लियर हो रही? किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके ओके। सो किंग चार्ल्स सेकेंड जो है वह किसके रूप में प्रेजेंट किए गए हैं? किंग डेविड के रूप में प्रेजेंट किए गए हैं। दूसरा जो कैरेक्टर आया हुआ है, दैट इज एप्सॉलम। एप्सॉलम जो है किसके रूप में प्रेजेंट किए गए हैं? ड्यूक ऑफ मनमथ। ये उल्टा हो गया, ड्यूक ऑफ मनमथ इधर लिखा जाना चाहिए था। और वो मतलब आप ये समझिए कि ड्यूक ऑफ मनमथ एक ये रियल टाइटिल है जो किंग चार्ल्स सेकेंड के जमाने की है। और ड्यूक ऑफ मनमथ को किसके रूप में प्रेजेंट किया गया है? एप्सलम के रूप में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी। जो अर्ल ऑफ शेफ्टेसबरी है, ये कौन है? ये एचिटॉफेल है, एचिटॉफेल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि किंग चार्ल्स सेकेंड वहां किस रूप में आएंगे? डेविड के, किंग डेविड के। एप्सलम आपका जो है एक तरह से एप्सलम का मतलब ड्यूक ऑफ मनमथ।
और अर्ल ऑफ सेप्टिसबरी का मतलब क्या है, एचिटॉफेल या एचिटॉफेल के रूप में। और जो इंग्लैंड है, उस इंग्लैंड को डायरेक्ट इंग्लैंड नहीं लिखा गया या यूके नहीं लिखा गया, बल्कि इंग्लैंड को किस रूप में प्रेजेंट किया गया, इजराइल। इंग्लैंड को जिस रूप में प्रेजेंट किया गया वो कौन सा है, इजराइल है। तो इस तरह से टू स्टोरीज चल रही है। एक स्टोरीज इजराइल की, जहाँ के राजा किंग डेविड हैं, जहाँ एब्सालम और एचिटोफेल की बात हो रही है, वो एक उसी के। और लेकिन इस कहानी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है, किंग चार्ल्स सेकेंड से है, इंग्लैंड से है, अर्ल ऑफ सेप्टेसबरी से है, और ड्यूक ऑफ मनमथ से है। इसके अलावा तमाम और जो है इलिजिटिमेट सन भी, सॉरी, और माइनर कैरेक्टर्स भी आपको मिलेंगे। वो सब दैट इज अनदर थिंग। तो दीज आर द पॉइंट्स जिस जो मैंने आपसे डिस्कस किया, कि वाई एप्सलम एंड एचिटोफिल, एप्सलम एंड एचिटोफिल पे इतनी बात क्यों हो रही है, या व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर टॉकिंग। सटायर है, आयरनी है, हीरोइक कपलेट है, कॉन्स्पिरेसी है, बिब्लिकल एलिगरी है, पॉलिटिकल एलिगरी है, सो मेनी थिंग्स यू विल फाइंड देयर। और वहां पे आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। तो इतना जो है जब आप वो करेंगे, और इतना पढ़ने के बाद अगर आप जो है कहीं से भी, इफ यू गेट द समरी ऑफ दिस बुक की कैसे क्या है, अगर आप जरा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, तो यू विल कम टू नो कि बहुत आराम से आप चीजों को समझ जाएंगे। अब मैं एक पोयम और है इनकी जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। वो बहुत ही छोटी सी ऐसी ही, द मेडल करके, MEDAL। द मेडल ये एक पोयम है जॉन ड्राइडन का। दिस जो मेडल है, इसमें भी जो है पॉलिटिकल एंड टॉपिकल इन नेचर, इसमें भी पॉलिटिकल इशू है। इट्स इसमें भी वी फाइंड व्हाट इन इट, इन इट अगेन वी फाइंड AGAIN, again we find political issue, POLITICAL। इसमें भी पॉलिटिकल इशू हम पाते हैं। उसी के आगे की कहानी जो एब्सलम एंड एचिटोफेल में हुआ, कि कैसे प्रोपागंडा बनाया गया, कैसे शेप्टेसबरी को जो है ट्रायल हुआ, फिर उसको छोड़ दिया गया, ऑल दीज थिंग्स उसी उसी सारी चीजों को हम पाते हैं। तो यू विल कम टू नो कि इसमें ऐसा कुछ हो नहीं है, बल्कि यह एक तरह का अटैक है। किसके ऊपर अटैक है, शेफ्टेसबरी और उनके फॉलोअर्स के ऊपर। तो इन इट अगेन वी फाइंड पॉलिटिकल इशू। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इट्स एन अटैक ऑन शेफ्टेसबरी एंड हिज फॉलोअर्स, SHAFTESBURY, शेफ्टेसबरी एंड हिज फॉलोअर्स। यह मेडल नाम का जो पोयम है, वह एक इंपॉर्टेंट चीज रहा। एक उनका और पोयम रहा है, मैक फेक्ना, MACFLECKNOE, मैक फेक्ना। यू विल कम टू नो, ये जो उनका पोयम है, यह भी एक सटायर है। लेकिन यह जो है एक अटैक है पर्सनल एनिमी पर। यह कोई पॉलिटिकल लोगों पर अटैक नहीं है, राजा के बारे में नहीं है, रानी के बारे में नहीं है। उनके समय के जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, जो जॉन ड्राइडन के खिलाफ थे, यह उनके ऊपर अटैक है। तो यू विल कम टू नो कि जस्ट आई वांट टू नो, इट्स अ सैटिरिकल पोयम। यह भी एक सैटिरिकल पोयम है। और किसके बारे में है, इट्स अ सैटिरिकल पोयम in which Dryden attacks
A personal enemy. Personal. Personal enemy. ENEMY. यू विल कम टू नो वो जो है पर्सनल एनिमी पर अटैक करते हैं। और वह जो पर्सनल एनिमी थे उनका नाम था टॉमस शैडवेल। आगे मैं डैश करके लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टॉमस शैडवेल। SHADWELL। टॉमस शैडवेल। एंड सेकेंड थिंग कि जो इसमें जो एक फ्लकनो जो वर्ड यूज किया गया है, यह एक आयरिश पोएट थे जो बहुत डल आयरिश पोएट थे। उनको लेकर के इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे सैटिराइज किया गया है। सो एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज फ्लेक्नो, तो फ्लेक्नो वाज एन आयरिश डल पोएट। आई जस्ट वांट टू हाईलाइट हियर कि इट्स अ सैटिरिकल पोयम। और किस पर सटायर है? अटैक्स अ पर्सनल एनिमी जिनका क्या नाम है? टॉमस शैडवेल। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज व्हाट, दैट इज की फ्लेक्नो, FLECKNOE, फ्लेक्नो was a dull Irish poet, was a dull Irish poet। ये चीजें हमें 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 समझना है कि फ्लेक्नो वाज अ डल आयरिश पोएट। सो दिस थिंग आई टू एंड दिस थिंग आई टोल्ड यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, इन व्हाट वे यू कैन टेक दिस थिंग। तो उसमें हमें करना है। मैं यहीं पे डिस्कस कर ले रहा हूँ आपका ऑल फॉर लव। 1678 ईस्वी में आई है। उनकी जो पोयम जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं उनका एक ड्रामा आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ऑल फॉर लव, 1678 ईस्वी में। इट्स सब टाइटल इज, सब टाइटल इज द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, ये इसका सब टाइटल है। दूसरा चीज, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, इट इज रिटन इन। वैसे अगर आप देखेंगे जितना भी हीरोइक कपलेट रहा, हीरोइक ट्रेजेडी रहा है, वह सब किस में लिखा गया है? वह सब हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, लेकिन ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन यही पूछा गया कि उसका सब टाइटल क्या है? सब टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, इट इज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सेंट्रल थीम इज लव एंड वैलर, लव एंड वैलर। इसका जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? लव और वैलर है। यू विल कम टू नो उसका सेंट्रल थीम लव एंड वैलर है। यह हर हीरोइक ट्रेजेडी की खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। डिविनिटी एंड सिलेस्टियल ब्यूटी, सिलेस्टियल ब्यूटी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, is the basic feature, is the basic not feature but is the basic attributes of character।
एट्रीब्यूट्स ऑफ कैरेक्टर्स, स्पेशली हीरो और हीरोइन। स्लाइड भी खत्म हो गई, मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको क्या बताया, जस्ट आई वांट टू हाईलाइट इट हियर कि एक तो ऑल फॉर लव क्या है, इट्स अ व्हाट, इट्स अ आपका हीरोइक ट्रेजिडी है। इसका सब टाइटल क्या है, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट है। इट्स रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। बाकी सब किस में लिखी जाती है, हीरोइक कपलेट में लिखी जाती है। इसका सेंट्रल थीम क्या है, लव एंड वैलर। इट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ऑलरेडी आपको इसकी कहानी पता है, एंटनी और क्लियोपैट्रा लव ट्रेजिडी है। व्हाट हैपेंड इन दैट ट्रेजिडी, वही सेम चीज यहाँ पे भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पे एक अंतर है कि शेक्सपियर में आप डिविनिटी नहीं पाएंगे। डिविनिटी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि डिवाइन एट्रीब्यूट, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने उनको अलग से कोई तोहफा दे दिया है कि वे अगर बहादुर है तो इतना बहादुर है कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अगर वे खूबसूरत है तो इतने खूबसूरत है कि उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। जिस तरह से क्लियोपैट्रा की ब्यूटी को प्रेजेंट किया गया, और जिस तरह से जो है एंटनी की ब्रेवरी को प्रेजेंट किया गया, यू डोंट सी दीज थिंग्स इन कॉमन लाइफ, या यू कांट सी सच अ ब्रेवरी, सच अ ब्यूटी इन आवर डेली लाइफ। सो इसीलिए उसके साथ जो वर्ड यूज किया गया वो कौन सा वर्ड आता है, डिविनिटी एंड सिलेस्टियल ब्यूटी। ये एक खासियत वहां पे दिखाने की कोशिश की गई है। सो इन टूडेज क्लास जो हम लोगों ने बात किया है इस 12 स्लाइड्स में, उसमें हम लोगों ने यही बात किया है कि जॉन ड्राइडन एज अ पोएट, जॉन ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट, उनके एज को बहुत सारी चीजों को लेके पहले बात किया गया है। अगर आपने देखा होगा कि मैंने 5 या 6 पेज का पीडीएफ एक मैटर और मंगवाया गया था, 2 पेज तो मैंने आपको भेजा था, 5 या 6 पेज का एक पीडीएफ और मंगवाया गया था आपको। वो भी अभी ग्रुप में पड़ा हुआ है, मैंने कहा था वो आप उसे देख लीजिएगा, वहां से आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अगेन आई एम सेइंग कि आफ्टर गेटिंग दिस लेक्चर, जो 5 पेज का पीडीएफ भेजा गया था, सुधीर ने या किसी ने भेजा हुआ था, मतलब दूसरे सुधीर है, उमा शंकर या सुधीर ने भेजा था, वो दैट इज अवेलेबल इन व्हाट्सएप ग्रुप। यू कैन जस्ट गेट, रीड ट्वाइस थ्राइस वट एवर द टाइम यू हैव। उससे आपको पूरा ड्राइडेन क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक और बात जरूर है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये बातें आएगी कि जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक, अब जो पोर्शन आएगा जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक, तो जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक ऐसा नहीं कि वो आज की क्लास में 5 मिनट में हो जाएगा। मुझे उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन चाहिए, और वो चीजें हम जो है कल जो है जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में आपने क्या किया, जॉन ड्राइडन एज अ पोएट, जॉन ड्राइडन एज अ ड्रामेटिस्ट, जो उनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था, आपने उसको कवर किया है। उसके पहले की क्लास में आपने पूरा उनकी एज को लेकर के कवर किया था। तो होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। और हम लोग कल जो है शाम के समय में ही जॉन ड्राइडन एज अ क्रिटिक डिस्कस करेंगे कि उनका अपना क्रिटिसिज्म में क्या कंट्रीब्यूशन था। तो नाउ वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट, आई थिंक कि 6 तो बज ही गया होगा। वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट फॉर जान गार्ल्स वर्दी, जान गार्ल्स वर्दी।